हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गुड न्यूज़ आप सभी ने सुन ली होगी, एसबीआई पीयू 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। सो फॉर्म आप फिल करोगे, आपका फॉर्म का जो डेट है वो स्टार्ट हो गया है 18 ऑफ जून से। सो यहाँ पे फॉर्म फिल करने से पहले और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ये समझ लीजिए कि क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। ठीक है, बिकॉज ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमको बाद में पता चलता है कि हमारी एज यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है या फिर क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये सारी ही चीज़ें आप अच्छे से कवर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिस्कस करेंगे सो दैट आप समझ पाओ कि क्या आप इस साल 2026 के इस एसबीआई पीए एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल रहोगे या फिर नहीं। सो वन बाय वन इन पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले रिलैक्सेशन या फिर एज क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, क्योंकि आपका रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका क्या रहता है, इफ़ यू आर मैचिंग दिस देन आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। ठीक है, क्या आप फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और कितने अटेम्प्ट्स हमारे पास रहते हैं, होता है ना कि इतने अटेम्प्ट में आप इतने अटेम्प्ट हैं आपके पास तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए तो हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आपको नहीं पता कि एग्जाम में कैसे लेवल की क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, तो ये ई बुक्स आपको हेल्प करेगी गाइस। इन ई बुक्स के अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेंगे ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, जो जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे समझ पाओगे कि एग्जाम का क्या लेवल और क्या पैटर्न रहता है। और यहाँ पे आपको मेमोरी बेस्ड पेपर के थ्रू आप ये भी समझ पाओगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेक्शन कैसे करना है। उनके आंसर कीज भी आपको अवेलेबल है, तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा और ये कंप्लीटली फ्री है गाइस, तो आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो बैंकिंग के, तो आपके लिए बैंकिंग एग्जाम्स महापैक एक वर्क करेगा, एक कंप्लीट एक पैकेज जर्नी के लिए। ठीक है, बिकॉज आपका जितना भी सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारा कॉम्प्रिहेंसिवली इसके अंदर कवर्ड हो रखा है। और इम्पॉर्टेंट जितनी भी कंटेंट हमारे लिए ज़रूरी है वो आपका यहाँ पे कवर्ड हो रखा है। आप ये देख सकते हो, डिलीवरेबल्स आपको इस एक सिंगल कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं। इसमें आप एनरोल कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। आप इसके अंदर डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो, और भी डिटेल में आपको जानना है तो वो भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से कि हमारा क्या एज क्राइटेरिया होता है और रिलैक्सेशन हमें कितना मिल रहा है। तो अगर आप एक ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हो या फिर आप एक यूआर कैटेगरी से हो, मतलब जनरल कैटेगरी से हो, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आपको 21 से लेकर 30 की उम्र के बीच में हो तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मतलब आप इसके 21 से छोटे नहीं होने चाहिए और 30 की एज से आप ऊपर नहीं होने चाहिए। कैसे डिसाइड होगा, एक प्रॉपर एज आप, मतलब एक प्रॉपर आपके पास डेट मेंशन है कि इस डेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें नहीं पता होता है एग्जैक्ट टाइमिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डेट आपको गिवन हो रखी है एज ऑन 1/4/2026। तो इस डेट के अकॉर्डिंग आप चेक करिएगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे या फिर नहीं रहोगे। ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट बॉर्न लेटर देन ये आपका 1 अप्रैल 2005, मतलब इससे छोटे आप नहीं होने चाहिए, 2025 से नीचे नहीं होने चाहिए, इसके बाद आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, और ना ही आप 96 से पहले बॉर्न होने चाहिए। और ये डेट एग्जैक्ट आपको यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेट्स और मंथ का। नेक्स्ट आपके पास क्या रिलैक्सेशन मिलता है, बिल्कुल जो आपके ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, इनको आपका रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आपका 3 इयर्स का होगा। ऑब्वियसली जितने भी आपकी कैटेगरीज हैं ये आपको इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे रिलैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज 30 हमारी अपर लिमिट है फॉर्म फिल करने की, तो 30+3, तो ओबीसी के लिए कितना हो गया, 33 उनकी अपर लिमिट हो गई। ठीक है, तो एससी एसटी के लिए 5 है। और अगर पीडब्ल्यूबीडी से आप बिलोंग करते हो और आप किस कैटेगरी से है उस पर भी डिपेंड करेगा, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो अब आपको 10 ईयर्स का पूरा रिलैक्सेशन है, या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 13 ईयर्स का है, और अगर एससी एसटी से हैं तो आपको 15 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है अगर आप इस एज लिमिट में फॉल करते हैं तो। ठीक है, इतना।
नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस ये कर देते हैं कि जो आपका अगर हम बोलें PWBD तो आप कैसे समझोगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ओनली पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी विल बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। मतलब यहाँ पे जो आप ये रिलैक्सेशन ले रहे हो तो जो इस कैटेगरी में फॉल करेगा वही इस जो आपका रिलैक्सेशन है उसके लिए एलिजिबल रहेगा। यहाँ पे कहा गया है बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, मतलब 45 से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अ पर्सन हु वांट्स टू अवेल, अगर आप अवेल करना चाहते हैं इसके अंदर रिजर्वेशन, तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसकी जो ये प्रूफ कर रहा है कि आप जो ये रिजर्वेशन ले रहे हो सही है या गलत। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर मोटा मोटा ये ध्यान रखो, अगर आप बैचलर्स डिग्री है आपके पास, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो। आपने बीटेक किया है, आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोई किया है किसी भी फॉर्म में, BCA किया है, BSc किया है, BCom किया है, आपने कोई भी फील्ड में अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन आप एलिजिबल रहोगे। जो फाइनल ईयर, क्योंकि यहाँ पे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है उनके मन में क्वेश्चन रहता है, तो क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी, थर्ड ईयर वाले या फोर्थ ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं या लास्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, क्या वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या वो एलिजिबल हैं? तो यस, आप एलिजिबल हो, पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपका जो रिजल्ट है वो किस एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेट जो आपको मिलेगी उससे पहले इशू होना चाहिए। आपको सबमिट करना पड़ेगा आगे चल के कि आप इस डेट तक पास हो चुके थे और आप ग्रेजुएट हो, पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सो इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, अगर आप कॉल मतलब आपको बुलाया जाता है, इंटरव्यू तक आप पहुंच भी गए, तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ग्रेजुएट हो ऑन और बिफोर 30 यहाँ पे September 30 2026 तक। ठीक है, September 30 2026 तक आप पास हो चुके हैं या फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट का जो डेट होगा वो कैसे पता चलेगा, वो आपके मार्कशीट पे या रिजल्ट पे मेंशन होगा, उसी को यहाँ पे ये लेने वाले हैं। ठीक है, candidate having integrated dual degree certificate also should ensure that the date of passing the IDD is on, again ये भी आपको, जो अगर आप डुअल डिग्री कैरी करते हो तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आप पास आउट हो वही सेम डेट के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने मेडिकल क्वालिफिकेशन है आपके पास, अगर आपने MBBS किया है या इंजीनियरिंग किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो ये भी आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, इसमें भी आप एलिजिबल होगे, ध्यान रखना। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपियरिंग ऑन द मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट। मार्कशीट पे जो डेट अपियर हो रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कितने अटेम्प्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हमारा रह जाता है कि अगर मैंने इतने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो मैं क्या एलिजिबल रहूंगा या नहीं, तो आप कितने अटेम्प्ट तक एलिजिबल रहोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से हो तो आपके पास टोटल अटेम्प्ट का जो नंबर है वो 6 है, मतलब अगर 6 से ज्यादा अटेम्प्ट आप दे चुके हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, नहीं दे सकते आप एग्जाम। ठीक है, और अगर आप PWBD कैंडिडेट हो और डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST ऐसा कुछ, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर EWS UR और OBC कैटेगरी से हो तब तो आपके पास 9 अटेम्प्ट्स हैं टोटल, और अगर आप SC ST से हो तब आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप अनगिनत अटेम्प्ट दे सकते हो। पर अटेम्प्ट का मतलब क्या है, कौन से अटेम्प्ट को हम यहाँ पे काउंट करने वाले हैं? तो जो आप प्री का एग्जाम दे रहे हो ना, प्री में बैठ रहे हो, उसको नहीं काउंट करते हैं कि प्री में कितनी बार बैठे हो, नहीं, आप जो मेंस में बैठते हो उसको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो ये आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है कि अपियरिंग इन मेंस एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज अ चांस, मतलब ये अटेम्प्ट का जो नंबर है वो मेंस के एग्जाम में बैठकर, मतलब अगर आपने बैठ के एग्जाम दिया है, भले आप पास हुए मेंस या नहीं हुए वो अलग बात है, अगर आपने लिखा है मेंस तो आप यहाँ पे काउंट करोगे वो वाला अटेम्प्ट भी, और अगर आपने मेंस नहीं लिखा है तो आप नहीं काउंट करोगे। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। अपियरिंग इन प्रीलिम्स एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस, ये आप समझ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे
ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब इससे ज़्यादा अगर आपने अटेम्प्ट ले लिए हैं, सपोज 6 से ज़्यादा आपके 7 या 8 सातवां अटेम्प्ट है ये अब आपका, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, चलिए। सो गाइज आई होप आपको सबको सारी जानकारी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई है, और इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करिएगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ध्यान में रख के काउंट करिएगा एज, और आपका जो क्वालिफिकेशंस हैं उसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको कोई भी जो सर्टिफिकेट उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है व्हेन नीडेड, और इसीलिए आप ध्यान रखना जो कैटेगरी आप चूज कर रहे हो उसे ध्यान से चूज करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन में अपना चाहते हो कि किसी कोर्स के जरिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, और इफ़ यू आर अ बिगिनर और जिसको चीज़ें नहीं पता है, तो यहाँ पे ये कोर्सेज जो हैं आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं। बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपकी हेल्प करेगा अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के एक्सपेरेंट हैं, और अगर साथ ही आप आरबीआई को भी फोकस करते हैं तो यहाँ पे आपका एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपको अलग अलग 2 कोर्सेज परचेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पास यहाँ पे देख सकते हो, और भी डिटेल में आप इनको जान सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का, और साथ ही edutab.in वेबसाइट पे आप विजिट करोगे, वहाँ पे आपको ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और इसमें रीड कर सकते हो। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम को पास आउट करने के लिए, वो आपका इसके अंदर सारा चीज़ें अवेलेबल है। यस, आपको भी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।